गप्पू जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने 34 साल का अनुभव, अपनी होप और स्ट्रेंथ हम सभी के साथ शेयर करें। 14 साल, हाँ 14 साल के लिए जोरदार तालियां। और इनवाइट करते हैं गप्पू जी को पोडियम के ऊपर कि आए और अपने 14 साल का अनुभव हम सभी के साथ शेयर करें। गप्पू मृत्युंजय सर। और आप लोगों को सबसे पहले मैं मेरी बात रखने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि आज मैं जहाँ बैठा था और जिस शख्स के बगल में मैं बैठा था, मैं क्यों बैठा था या वहाँ पे जो स्थान मुझे मिला वो क्यों मिला, क्योंकि आज के दिन में नशा नहीं करता था। फिर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। हम आज दोनों लोगों के लिए खुशी का अवसर है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मैं अपने नशे का 14 साल रिकवरी का पूरा करूँगा। जब मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, 90 में इंटरमीडिएट करने के बाद और 93 में इंटरमीडिएट, अरे 90 में हाई स्कूल करने के बाद 93 में इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन के लिए, तब तक मेरी लाइफ में नशा नहीं था। मैं अपने दादाजी के साथ गांव में रहता था। हमारे 3 भाई मेरे पिताजी के साथ में रहते थे। तो जब मैं इंटरमीडिएट पास करने के बाद कोई नज़दीक में कॉलेज नहीं होता था, कॉलेज होता तो शायद दादाजी मुझे नहीं जाने देते, लेकिन मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी में भेजा गया, जहाँ पे मेरे फादर ने एक चुनाव किया। मेरे दादाजी क्या सीख जाएगा, ये अपनी ज़िंदगी का अपने काम करना, जिम्मेदारी सीख जाएगा, कुछ बुनियादी ज़रूरतें जो होती हैं वो पूरी करना सीख जाएगा। तो दादाजी बोलते थे नहीं नहीं, ये मेरे साथ गाँव पर रहेगा, पहलवानी करेगा, पहलवानी करेगा, मेरे साथ गाँव पर रहेगा, मेरा एक पौधे पर तो मेरा हाथ बनता है। लेकिन फिर तीनों भाइयों ने भी मेरे प्रेशर बनाया और मुझे उदय प्रताप कॉलेज में एडमिशन मिला और मैं वहाँ पे हॉस्टल में रहने लगा। ये फर्स्ट ईयर में पहली बार मेरे जो रूम पार्टनर था वो फिर बिहार के एक जमींदार का लड़का था। तो मेरे घर में शराब नाम की कोई चीज़ नहीं थी, एक अवसाद माना जाता। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरे पिताजी बड़ी बहन से शादी करने के लिए गए थे। उनको ये पता चल गया था कि लड़के का बाप नशा करता है और मेरे पिताजी ने रिश्ता तोड़ दिया था। तो और मेरे जो गांव एरिया मोहल्ला था उसमें नशा नाम का कोई ऐसा चीज़ नहीं था। उसमें मुझे खाने पीने का, दौड़ने का, घूमने का बहुत शौक था। उस लड़के ने मुझे तो पहली बार बोला बहुत अच्छी चीज़ है। मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी शायद दोस्तों के बीच में यही सब चीज़ से सीखा होगा। बोला बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मजा आएगा। एक बार बोला, 2 बार बोला। तो मैंने पहला घूंट बीए सेकेंड ईयर में मैंने बियर का लिया। थोड़ी देर गला जला, फिर बड़ा अच्छा महसूस हुआ, मजा आया हल्का सा। मैं खुल के खाना खाया तो मैं लड़कियों को देख के भागता था। मैं लड़कियों से हमेशा डर रखता था, मुझे उनको फेस नहीं कर पाता। तो उस दिन एक सामने एक लड़की जा रही थी, तो मैंने कहा वो मैडम अपना ये दुपट्टा जो आपको आसपास टंगा है ना, उठा लो, लेके चले जाओ। तो अगले दिन मुझे लगा यार बहुत ही पहले दिन से ही मेरा खिंचाव उसके प्रति हो गया। तो उसने बोला ना हम हर सैटरडे को पार्टी किया करेंगे। तो मैं सैटरडे का दिन वेट करने लगा। मुझे पता है सैटरडे 2 दिन के बाद आएगा, 3 दिन के बाद आएगा, लेकिन मैं उंगलियों पे गिनता था। तो फिर हम सैटरडे के दिन मिलते थे, साथ में एक ही रूम में रहते थे, फिर हम नशा करते थे। तो मैं धीरे धीरे बियर से गोल पे आ गया। अब मुझे पता नहीं चला कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते मैं डिपेंड कर हो गया। अब जब मैं डिपेंड हो गया तो मैं अपने घर परिवार से कटने लगा।
छुट्टियां होती थी, लड़के हॉस्टल से घर जाते थे, मैं घर नहीं जाता था, मैं हॉस्टल में रहता था क्योंकि वो भी दूर का था, बिहार का, वो भी कम जाता था। तो हम दोनों का जो साथ था या नशे का जो साथ में करते थे, उसकी वजह से हम घर से मतलब परिवार से मैं कटने लगा। दादाजी की भी शिकायतें आती थी, कितनी बार वो बस पकड़ के रथ लेकर के मेरे से मिलने हॉस्टल में आ गए। मैं डिपेंड हो गया पूरी तरह से नशे पर। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 22 नवंबर 97 में मेरी जॉब लग गई। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, तो बहुत गधा भी नहीं था, ठीक ठाक था। तो मेरी जॉब लग गई। मेरे फादर के जानकारी में उस समय कैबिनेट मंत्री थे, एक्साइज मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, मेरे फादर की पढ़ाई में छात्र थे। तो उनके सिफारिश में मुझे एक्साइज विभाग में इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। इसके बाद लाइफ चलती रही, मैं एयरपोर्ट पर डिपेंड हो ही गया था और साथ साथ मुझे वो विभाग भी मिल गया। तो शाम को मैं पीता था, मैं सुबह से शाम तक इंतजार करता था कि शाम हो कब मैं दारू पीऊँ, ऐसा खिंचाव था उस बीमारी का। और जैसे शाम होती थी मैं अपना शुरू हो जाता था, लेकिन एक टाइम आया कि मैं दिन में भी पीने लगा। मेरे व्यवहार खराब होने लगे, गिरावटें आने लगी। मेरी वाइफ 21 मई 2001 में मेरी शादी भी हो गई। तो मेरी वाइफ बार बार ये बोलती थी कि आप तो 1-1 महीने 1.5 महीने आप घर नहीं आते, आप इतने दूर रहते हो। मैं इसलिए नहीं आता था कि मेरा परिवार ने अभी नहीं बोलते हुए कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं है। मेरी छुपा करके शादी हुई थी। अगर उनको पता चल जाता कि लड़का नशा करता तो शायद मेरी शादी नहीं होती। शायद कोई भी लड़की के बाप नहीं करता, एक नशीली लड़के से शादी नहीं करता। तो मैं उनसे मतलब जितना छुपा सकता था तब तक छुपाया, लेकिन चीज छुपने वाली है नहीं। कि धीरे धीरे उनको पता चला, मेरा अल्कोहल बढ़ता रहा, मेरी कंप्लेनें जाती रही, मेरे खिलाफ जांच भी कई बार बैठती रही। मुझे नौकरी की परवाह नहीं, सब कुछ चलता रहा। और एक टाइम है, मैं साथ में अपनी बात रखना चाहता हूँ। एक टाइम आया 28 दिसंबर 2006 को मेरी जॉब चली गई, मुझे बर्खास्त कर दिया। अनुशासनहीनता में मैं बैंक मारता था, ड्यूटी को सीरियसली नहीं लेता था, अच्छे से नहीं करता था, तो मुझे बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। वो बहुत बड़ा सदमा मेरी वाइफ को लगा, इनको नौकरी से निकाल दिया गया। और उसके बाद मेरी वाइफ ने 2007 में डिसीजन लिया, मेरी वजह से डिसीजन उसको लेना पड़ा कि मैं अब जॉब करूँगा। फिर उसने बीएड कंप्लीट MSc BEd कंप्लीट करने के बाद उसको जॉब मिल गई, स्कूल के अंदर पढ़ाने लगी। और मेरी पीने का सिलसिला जारी था, उसके साथ गाली गलौज करना, मार पिटाई करना, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी मुझे मेरी कंडीशन होती थी। 2007 में मेरे फादर को पैरालिसिस हो गया, मेरे फादर बेड पे हो गए। और मेरी वाइफ क्योंकि गांव के पास ही स्कूल था, वहाँ पढ़ाती थी, तो पैरालिसिस हो गया, वो बेड पे हो गए। तो मैं घर में लड़ाइयाँ करता था, मुझे पैसे चाहिए होते थे, पैसे होते नहीं थे, तो घर में मैं अपनी माँ से लड़ता था। कभी मेरी माँ भी ऊँची आवाज़ में चिल्ला रहा है, मुझे पैसे पकड़ा देती थी, कभी नहीं होता था, मैं लड़ता था उसके घर में। तो मेरे फादर बरामदे में बैठ के कलपते थे, रोते थे। वो ये कहते थे कि मेरे पढ़ाई में छात्र जो है, कोई IAS, कोई IPS, कोई वकील बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई मंत्री बन गया, तो मेरे से कौन सी ऐसी चूक हो गई कि मेरा बेटा एक घटिया शराबी बन गया जो इस स्तर तक गिर सकता है। और मुझे याद है कि मेरे फादर ऐसे हाथ जोड़ते थे और ऐसे से करते थे। तो मैं उनको कई बार इग्नोर कर देता था। और
रोते भी थे, उनके आंसू भी मैंने देखे। तो उसके बाद मैंने एक बार उनको बोला, आप मुझे क्यों बराबर टोकते रहते हो नशे की हालत में? आदमी क्या बोल जाता है कुछ पता नहीं, आप लोगों को भी पता हो। तो मैंने कहा मुझे क्यों बोलते हो, क्यों टोकते हो? आप कुत्तों की तरह बराबर भोगते रहते हो क्या? बिना एडिक्शन में फंसे, बिना नशे के कोई औलाद ऐसी बात बोल सकती है अपने फादर को? लेकिन एडिक्शन ने मुझे इतना गिरा दिया कि मैंने अपने फादर को वो बात बोली। और मेरे फादर पैरालिसिस था, एक अंग का फेल हो गया था, और जैसे एक बच्चा रोता है वैसे रोने लगे। मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद मैं जब मेरी जॉब गई थी तो 2,86,000 रुपये आज भी मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में थे। उसी 1.5 साल के अंदर कहाँ गए, कैसे गए, मेरे को पता नहीं है। फिर मेरे तीनों भाई थे, वो मेरे को प्यार भी करते थे, लेकिन मेरे को डांटते भी थे, फटकारते भी थे। मेरे ऊपर किसी बात का असर नहीं पड़ता। और मेरे फादर की आज भी वो कलपता हुआ हाथ, चेहरा मेरे सामने आता है। तो कभी कभी नहीं घिरा होने लगती है अपने आप। मेरा वही सिलसिला था, भाइयों ने मुझे घर से लात मार के बाहर कर दिया। लेकिन माँ थी, कहते हैं ना कि माँ ममता और दुआ देती है, और फादर हौसला हिम्मत देता है। फादर को तो मैं गवा चुका। जो माँ दुआ और आशीर्वाद देती है वो मेरे पास थी, लेकिन मेरे पास कदर नहीं था। तो माँ थी, चूंकि वो मजबूर होती थी, तो मैं उनसे पैसे मांगता था। तो भाइयों से पैसे मांगते थे। मेरे 3 भाई इतने अच्छे थे, वो थे कि मेरी माँ को कभी ना नहीं करते। उनको पता होता था कि पैसा लेके करेगी क्या। वो शराबी अपने छोटे बेटे को देगी। और इस हद तक हुआ कि मेरी बेटी पैदा हो गई थी, 3.5 साल की थी, कि मेरे ससुराल में सब बातें पता चल गई। मैं अपनी वाइफ के साथ मार पिटाई कर रहा था। उसी समय मेरे ससुर जी आए, आगे टंडम आ गए, या उनको किसी ने फ़ोन किया, जो भी हुआ मेरे को नहीं पता। और वो लेकर के मेरी वाइफ को चले गए। और वहाँ पे जाकर के बोले, इस बच्चे को हम पाल लेंगे, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते। तो मेरी वाइफ ने बोला, पापा जब मेरी शादी हुई थी ना तो ऐसे नहीं थी, लेकिन चलो तो ऐसा है, मैं अपने जीवन जी लूंगी, इस लड़की को अपना आधार बना के, बेट बना के अपनी जिंदगी जी लूंगी। अगर वो मेरे अंश में होगा, अगर उसका सुख मुझे लिखा होगा तो ठीक हो जाएगा। कितनी बड़ी सोच थी मेरी वाइफ, जिसने मेरे 14 साल मेरी शराबियत को झेला। और उसके बाद लेकिन वो परिवार अच्छा है, माँ अच्छी है, तीनों भाई लोग अच्छे हैं, बाबूजी भी अच्छे थे, दुनिया से चले गए। तो मेरे ससुर जी 2.5 साल 3 साल मेरी वाइफ को नहीं आने दिए। फिर 2010 का दिन था। मेरी भांजी बॉम्बे में डेंटिस्ट है, अतालिया अपार्टमेंट नीला मिल में अंधेरी वेस्ट में रहती है, जबड़े की स्पेशलिस्ट है। वो आई थी बनारस किसी काम से, और उसकी फ्लाइट मिस कर जाती है। मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा उसी दिन होती है। शायद मेरे जो कर्म थे मेरे नहीं होना चाहिए था, मुझे मत जाना चाहिए। और तो वो जब उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है, अगले दिन की फ्लाइट होती है, तो उसके दिमाग में आता है मैं नानी से मिल के आती हूँ। जब वो नानी से मिलने के लिए गाँव पर आती है तो मैं अंडरवियर पे आंगन में उल्टी करके पड़ा होता हूँ। मेरी माँ बगल में बैठ करके अपनी किस्मत को दोष दे रही है। फिर भगवान का एक कृपा होती है, उसने नेटवर्क पे सर्च किया, जैसे भी किया। फिर 20 फरवरी 2010 में ला करके मेरे को
संस्था में एडमिट था। और मुझे नहीं पता कि मैं दिल्ली पहली बार आया था, मेरा कोई था नहीं, कोई दोस्त नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। और रास्ते भर नशा कराते हुए इसलिए लोग लेके आए थे कि इतना गंदा नीचा आदमी, इतना गंदा इसका व्यवहार है कि भग जाएगा, कुछ भी करेगा, इसको होश में आने ही मत दो, जो उनका मकसद था। और ला करके मेरे को एडमिट कर दिया। जब मुझे होश आया अगले दिन तो पता चला कि मैं दिल्ली में हूँ और ये नशा मुक्ति केंद्र क्या होता है, ये रिहेब क्या होता है, मेरे को नहीं पता था। पहली बार पता चला तो मैं उसके शरीर, आदमी होता ना कि फिजिकली या मेंटली हिला हुआ आता है, मैं दोनों तरह से हिला हुआ है। संस्था में एडमिट हुआ, जो मेरा मेडिकल रिपोर्ट आई थी तो रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने बोला था जिंदा कैसे। जब मेरे को हिचकी आती थी तो मेरे मुंह से ब्लड आ जाता था, तो मैं घर पे छुपा लेता था। लेकिन बेटी तो है धनी पराया, पास अपने ये कौन रख पाया। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा रहा तुम्हारी बेटी। ओ भाई साहब, पता लगा जब मेरी वाइफ के लिए गाना गया है, तुम्हारी बेटी रानी, बेटी को कर दो विदा, महलों का राजा मिला। और मेरी वाइफ जब घर में आई तो हमें पता लगा क्या मिला है। ओ भाई साहब, ये तो नशेड़ी ये तो कितना उनका मन टूटा होगा, मेरी वाइफ का कितना मन टूटा होगा। जैसे मेरी वाइफ घर में आई तो भाई साहब शादी होने के 3 दिन बाद मैं लैट्रिन से निकलूँ ना 3-3 घंटे, वो मेरी वाइफ बड़ी परेशान हो गई, ये आदमी करता है अंदर। तो ये बात उन्होंने मुझे बहुत बाद में बताई कि मैं तो ये पलंग पे बैठी हुई सोचती थी, अच्छा मैं बड़ा चालाक बनता था अपने आप को कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, ऐसे कुछ बहाने, लेकिन अंदर चल रहा होता था दूसरा प्रोग्राम। मेरी वाइफ भाई साहब 1 महीने तो समझ ही नहीं पाई कि ये आदमी लैट्रिन के अंदर, वॉशरूम के अंदर, और मैं बड़ी एक्टिंग से आता था। अरे यार, 1 महीने बाद मेरी वाइफ को समझ आ गई, उन्होंने बहुत सारे लोगों से डिस्कशन कर ली, तो नशेड़ी है, क्या पता लग गया यार। एक वाइफ को अगर ये पता लगे शादी होती कि ये तो भाई साहब हम तो लाए थे धमाका, और ये तो भाई साहब उसका वहाँ पे रहना, और वो तो ये कह रही थी पता नहीं मैंने कौन से बेलपत्थर या भोले शंकर को दूध में पानी चढ़ा दिया जो ऐसा इंसान। और दोस्तों मेरा साथ देना, उस महिला का मेरा साथ देना, मेरे जैसे इंसान का साथ देना। दोस्तों मैं नशे में ना बहुत सारी चीज़ें भूल जाता था, पैसे दे दिए, पैसे ले लिए, खर्च भी कर दिए, फिर दोबारा मांगता था, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, अरे दे तो दिए भाई साहब, आपको दिए तो थे पतिदेव, और मैं भूल जाता था कि यार इसने मुझे वापस। और इतनी कलेश होती थी, इतनी सारी परेशानी होती थी। और सही में दोस्तों आज मैं जब देखता हूँ तो मेरी वाइफ तो सोच रही थी, वो कोई गाना आया था, कोई घूंघट उठा देगा जब रात को, भूल जाएगी मैं तेरी हर बात को। मेरी वाइफ को कहते हैं कि सही था, कोई घूंघट, शायद कपूरी की वाइफ को भी किसी ने कहा होगा कोई घूंघट उठा देगा, लाकड़ा साहब की वाइफ को भी कहा होगा कि जब कोई घूंघट उठा देगा जब रात को, भूल जाएगी मैं तेरी हर बात को, कोई घूंघट। और भाई साहब घूंघट क्या बोला वो, खर्चा लगेंगे, मैं अपना बर्थडे मनाना चाहता हूँ। आधा तो चले गए भाई थे, बोले कौन सा बर्थडे, कैसा बर्थडे, हमारे पास पैसा नहीं। तो फिर भी मेरे को बोला गया कि हम तुम्हारा बर्थडे शाम को सेलिब्रेट करेंगे। एक बहुत बड़ा सा आलू था, मुझे लग रहा 250 ग्राम का आलू रहा होगा, उसको उबाला गया पानी के अंदर, और उस आलू को बीच से काट दिया गया और एक थाली में रख करके उसको पेपर से ढक दिया। शायद मेरे काउंसलर ने मुझे वैल्यू दी थी कि तेरी आज के दिन फैमिली के बीच में वैल्यू है। काउंसलर कभी बुरा नहीं सोचता,
किसी भी पेशेंट। तो जब मैं आया मुझे ये था कि केक होगा, हो सकता है मेरे घर वालों ने जैसी नशेड़ी सोचता रहता ना, मैं अपने विचारों भावनाओं से डरता रहता हूँ, मैं भी अपने विचारों भावनाओं से डरता हूँ। हो सकता है मेरे घर वालों ने बाद में कह दिया हो। तो जब मैं वहाँ पे आया, खड़ा हुआ, लड़कों ने ताली बजाया, हैप्पी बर्थडे बोला, और जब मैंने पेपर हटाया गया तो मैं गिर गया। मैंने देखा आलू वो मेरा रिकवरी बर्थडे था, मैंने आलू का केक काटा और सारे लड़के ठाठा मार के हंसे। मैंने उस चुनौती को भी स्वीकार किया कि मैं ऐसा हूं इसलिए सब लोग हंस रहे हैं, और जो मेरे को परिणाम मिल रहा है ये मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। क्योंकि मुझे बता दिया गया था कि बेटा, मेरी काउंसलर ने मुझे बोला था, बेटा जिंदगी ना यूं आकार में होती है, एक तरफ पाप होता है, एक तरफ पुण्य होता है, एक तरफ कर्म होता है, एक तरफ कर्मों का फल होता है। तो जो भरोगे ना, अगर पुण्य की तरफ पुण्य भरोगे तो पाप निकलेगा, और पाप पे पाप भरते जाओगे तो निकलेगा, यानी नेगेटिविटी बढ़ते जाओगे तो पॉजिटिविटी निकली जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी तो नेगेटिविटी निकली जाएगी। मैंने उस दिन को आज भी याद करता हूँ। फिर मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा झटका फिर लगा। जो मेरे भाई आर्मी में थे, धनंजय सिंह, हम 4 भाई थे, संजय सिंह, धनंजय सिंह, देवव्रत, मृत्युंजय सिंह। तो मेरे काउंसलर ने मुझे बोला था कि 13 महीने में या 3 साल में रिलीज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 13 महीने में रिलीज हो जाते हैं या 3 साल के बाद रिलीज हो जाते हैं। तो 13वां महीना था मेरा वो, और मुझे एकाएक एक बोला जाता है कि आपको घर जाना है। मैंने बात क्या है, मुझे अभी तक घर नहीं भेजा गया, कि कोई ऐसी बात नहीं है, आपको घर जाना है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मुझे ट्रेन में बैठा दिया गया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए मुझे 2-3 लोग आए थे कि मुझे पता चला कि मेरे भाई दुनिया में नहीं। वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले कुछ प्रॉब्लम मेरे लिए एक पारिवारिक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो एक ऐसे स्तंभ थे हमारे परिवार के कि जो फाइनेंशियल रूप से तो परिवार उनमें डिफेक्ट था ही, लेकिन एक डोर में सबको बांध के रखते थे। आज भी उनका एक शब्द मुझे याद है कि मेरे चारों भाइयों में किसी ने अलग होने की बात की ना, तो सबसे पहले बोली मैं उसको मानूंगा, दूसरी बोली अपने आप को मानूंगा। हम 4 कोने। अब उस परिस्थिति में मुझे अपने घर में था। 1 साल पहले पिताजी एक्सपायर हुए थे, माताजी रोती थी, जवान बेटा मरा था, उसके लिए माताजी रोती थी। एक तरफ मेरी कम उम्र में भाभी विधवा हो गई थी, वो रोती थी। घर का माहौल बहुत वो था। बड़े भैया डिप्रेशन में चले गए, अपने आप को कमरे में बंद कर लिए, क्योंकि दोनों जुड़वा थे। और जो मेरे से बड़ा भाई है वो अपनी ड्यूटी पे चला गया। घर में मेरे खाना तक नहीं बनता था। 10 दिन 12 दिन 15 दिन ऐसे निकला। ये मेरे लिए आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था दिल्ली वापस आना। लेकिन जो भैया मेरे एक्सपायर हुए थे, उनका लड़का उसमें 14 साल का था। आज वो आर्मी में है और लांस नायक है। तो मैं नहा रहा था, मेरे हाथ में चोट लग गई थी, मैं गिर गया था। तो हैंडपंप चलाने आ गया, बोला चाचा आप दिल्ली क्यों नहीं चले जाते। वो देखता था मैं भी बाहर बैठ कर होता था, मैं घर से बाहर नहीं जाता था, कि आप दिल्ली चले जाओ। तो मुझे याद है कि मैं अंदर गया और कपड़े, भैया तो मेरे लिए ये बात नहीं बोल रहे, चाहे मेरा अंदर विश्वास था या जो भी था मुझे नहीं पता। फिर मैं अपने बड़े भैया के कमरे में गया, उनसे बोला मैं दिल्ली वापस जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने ऐसे मुझे इशारा किया, उधर एक खूंटी थी, उनका सेट टंगा हुआ था। उन्होंने ऐसे मुझे इशारा किया तो कि वो सेट उतार के दे। मैंने उतार के सेट दिया। उसमें से उन्होंने मुझे 3000 रुपये दिए कि तुम आज चले जाओ।
मेरे लिए आसान नहीं था। मैं भदोही तक, प्रतापगढ़ तक, लखनऊ तक मैं सोचा मैं उतर जाऊँ, लेकिन मैं फिर भगवान से प्रार्थना करते करते, हिम्मत मांगते मांगते फिर मैं आया दिल्ली। फिर आप जैसे लोग, भाई साहब जैसे लोग, कई लोग ऐसे लोग मिलते रहे सफ़र में। जो सफ़र लोग थे इस लाइफ में, जिनका नाम था, लोग मिलते रहे, उनको देख कर मोटिवेशन आता रहा, हिम्मत आती रही, मन विचलित होता रहा, लेकिन मैं डिगा नहीं। मुझे कहा नहीं, ये मेरी आज मैं 2 बेटियों का बाप हूँ और मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि मैं आज के दिन भगवान से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ 2 चीज मांगता। मैं बहुत सारी बातें नहीं बोल रहा हूँ आपके बीच में, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है आज के दिन। मैं 2 चीज बोलता हूँ, भगवान से मांगता हूँ कि भगवान मेरे जीवन में एक तो कभी नशा ना आए, दूसरे मुझे बहुत ज्यादा मत देना, ना मुझे बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन इतना जरूर देना कि मैं अपने दोनों बच्चियों को अच्छे से पढ़ा सकूं, उनकी परवरिश अच्छे से कर सकूं। तो भाई साहब जैसे लोग, और कभी भी मुझे कभी किसी चीज की अगर कोई ऐसी परेशानी हुई तो कहते हैं ना कि अगर आप सत्य के रास्ते पे हो, अच्छी मोटिव हो, अच्छी नीयत हो, ईश्वर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी इंसान से आपको हेल्प जरूर मिल पाता है। वो हेल्प मेरे को मिल जाती है। और मैं आज वो दोनों बच्ची पढ़ रही है स्कूल में, और कल मेरी वाइफ का फोन आया, और ये चीज़ है, मैं आप लोगों से इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता आज के दिन। मैं तो बराबर सेशन में अपनी शेयरिंग करता रहता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर बोलना चाहता हूँ कि माँ की ममता और दुआ, अब बाप का हौसला जो हिम्मत देता है ना, उनको जो हम दर्द पहुँचाते हैं, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। हम यार दोस्तों के चक्कर में, नशे के चक्कर में, मेरे हिसाब से उससे बड़ा कोई पाप नहीं। क्योंकि एक बेटे का सबसे बड़ा रक्षक अगर कोई धरती पर है वो है माँ बाप, वो है माँ बाप। ठीक है, बाकी मैं एक दिन कभी भी संकट में, उलझनों में पड़ता हूँ तो मैंने लगी कुछ चीज़ें मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, कोई अन्यथा अपने पर्सनली नहीं लेगा। कुछ लोग समझाते हैं, कुछ लोग उकसाते हैं, और कुछ लोग बीच में मजा लेते हैं। मैंने देखा, ऐसा अनुभव किया है। लेकिन एक दिन की बात है, मुझे 5-6 महीना पहले की बात है। ये मेरा साल जो था बहुत खराब गया। मेरी वाइफ को अटैक आया, वीडियोग्राफर हो गई, घर में आग लग गई, थोड़ा पारिवारिक टेंशनें भी पैदा हुई। तो मैं भाई साहब जी के पास गया। भाई साहब जी बैठे हुए, शायद भाई साहब जी को याद आ जाए वो बात। तो मैंने अपनी बात कही तो उन्होंने कहा, गप्पू जी, हंस के कहा, बहुत मस्ती के मूड में कहा, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब मुझे लगा कि यार मेरा बोझ, सर पे बोझ था ना, वो निकल गया। बोला अगर उतार चढ़ाव ना हो, हैरानी परेशानी ना आए तो कोई रिकवरी नहीं। उसको झेल करके आप अगर आगे नहीं बढ़ रहे हो तो कोई रिकवरी नहीं है। उतार चढ़ाव तो बंधु जीवन का हिस्सा है। तो ऐसे लोग मिलते रहे जो मुझे वक्त वक्त पे संभालते रहे, मदद करते रहे, और जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। 14 साल कब पूरा हो गया मेरे को पता नहीं। तो मैं आज उन सबका आभार प्रकट करता हूँ, और जिन्होंने मेरी रिकवरी में, जिनका थोड़ा सा भी योगदान है मेरे ठीक होने में, थोड़ा सा भी जिन्होंने मेरे को समझाया हो या मुझे हिम्मत दिया हो, मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आज के दिन इस विशेष अवसर पर अपनी वाइफ का बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। हाथ जोड़ के आभार प्रकट करता हूँ।
जब जब मैं दिक्कत परेशानी में होता रहा तो वो भी उधर से भी मेरे को हिम्मत मिलता रहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ठीक होता रहा, आज जिंदगी यहाँ तक पहुँच गई। आगे भी आप ईश्वर की कृपा रही, आप जैसे लोगों का सहयोग और साथ रहेगा तो आगे भी बढ़ती रहेगी। बाकी इतना बहुत है। और अम्मा बाबा जी के लिए करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और ये तुषार वो स्पीकर की है। हेलो, जोरदार तालियां इससे इमोशंस और जिंदगी के यही रिश्ते हैं, हार के बाद भी जीत है। जोरदार तालियां सर, इससे